Hello students, this is lecture number 21, topic electrochemistry, class plus 2. Today in this lecture I am going to discuss corrosion, a very good example of electrochemical cell. Now सबसे पहले corrosion है क्या? Corrode करना. This is simply the process of eating away of the matter, resulting into formation of their oxides, sulfides, sulfates, carbonates, etc. right on the surface of the matter. तो बात सिंपल सी है कि जो मेटल्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं मीन्स वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, राइट? मीन्स उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है. तो जो मेटल्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनकी अपने ओर्स में वापस कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है. सो बेसिकली करोजन क्या है? मेटल का वापस अपनी ओर में कन्वर्ट होना. ओके. एंड जो हम मेटलर्जी करते हैं वो क्या प्रोसेस है जिसमें हम उसके मोस्ट फेवरेबल ओर से इकोनॉमिकली मेटल को वापस ऑब्टेन करते हैं. तो इसका सीधा लिंक है हमारी अंडरस्टैंडिंग से, जो मेटल जितनी लेस रिएक्टिव होगी उतनी मुश्किल से वो करोड करेगी, और जो मेटल जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उतनी जल्दी वो करोड करेगी. जैसे प्लैटिनम हो गया, राइट, गोल्ड हो गया. ये मेटल्स वो मेटल्स हैं जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसीलिए ये अपने ओर्स में नहीं कन्वर्ट हो पाते जल्दी. ओके. तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ. तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उतनी उसकी ओर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी. एंड दूसरी सेंस में जितना मेटल आयन का, ध्यान से सुनिएगा, जितना मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, राइट, मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब मेटल आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, उतना उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है. सो जितना मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और जितना मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है उतनी उस एलिमेंट की ओर बनाने की टेंडेंसी या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. सो व्हाट इज रस्टिंग और करोजन? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ atmospheric gases on the surface of metal, resulting into the formation of compounds such as oxides, sulfides, carbonates and sulfates is called corrosion. तो मेटल के जो सरफेस है that comes in contact with the atmospheric gases और उससे क्या होता है, ओर्स की फॉर्मेशन होती है. नाउ अब हमारे पास corrosion की जो बेस्ट एग्जांपल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, दैट इज Fe2O3.x वाटर. ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. इसी के साथ आपने कभी ये भी देखा होगा कॉपर के ऊपर भी ग्रीनिश सी लेयर बननी शुरू हो जाती है, वो कॉपर सल्फेट .3 कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है, दैट इज ब्रोंकेनाइट. ओके. कई बार इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोल देते हैं, बट बेसिक कॉपर कार्बोनेट से थोड़ा डिफरेंट होता है. ओके. देन व्हाट इज अ मैकेनिज्म और थ्योरी ऑफ करोशन? थ्योरी ऑफ, वेरी गुड लाइन, राइट, इसको अंडरस्टैंड कीजिए. थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. ओके. जो अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन को स्टडी करने जा रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी कहलाती है. क्यों कहलाती है? बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. मीन्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी भी कहलाती है, क्योंकि जो हम रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल देखते हैं ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है. तो ये एक सेल बनाता है. तो जो यहाँ जो मैं केमिकल रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो रस्टिंग कब होगी? एक सिंपल सी बात है, रस्टिंग तब होगी जब मेटल का सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आएगा और उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन किसने गेन करना है?
ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन जिस साइड पे होगा उस साइड को हम कैथोड कहेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्यों चाहिए? वैसे तो जो रस्टिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड के विदाउट भी हो सकती है, बट दैट विल बी अ स्लो प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3 बनाती है, जिसका डिसोसिएशन वाटर से काफ़ी ज़्यादा है। वाटर इज़ अ वीक कंपोनेंट, वाटर की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁻14 है, राइट। कार्बोनिक एसिड का 10⁻⁷ है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो रिलेटिवली वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण इस प्रोसेस को फास्ट करती है। तो दिस डिसोसिएट टू रिलीज H पॉजिटिव। डिजॉल्व्ड गैसेस चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितना ज़्यादा वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके हायर स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा, उतना ये रस्टिंग प्रोसेस फास्ट होगा। तो देखिए यहाँ मैंने क्या शो किया, ये एक आयरन का पीस है, ओके। ये आयरन का सरफेस मैंने रफ दिखाया बिकॉज यहाँ पे कोरोजन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पिटिंग है, राइट। जो पिट है वो एज एन एनोड बिहेव करती है, जो क्रेस्ट है वो एज एन कैथोड बिहेव करता है, रिमेंबर दिस थिंग। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा दिखाया, मीन्स यहाँ पे ये एज ए कैथोड बिहेव कर रहा है, ओके। ये वाटर ड्रॉपलेट है। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बतला दिया है कि पहले स्टेप में क्या होता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन प्लस कार्बोनेट आयन। देन आयरन इन कॉन्टैक्ट विद द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन and H positive undergoes oxidation. Iron in contact with the dissolved oxygen, ठीक है, and H positive undergoes oxidation. अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.44 वोल्ट, ओके। तो जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी तभी आयरन ऑक्सीडाइज करेगा ना। अगर आयरन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, तो ये ऐसा कैथोड बिहेव नहीं करेगा, रिमेंबर दिस पार्ट, ओके। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। आयरन इन कॉन्टैक्ट विद द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन and H positive undergoes oxidation. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल लूज कर रहा है that migrate to another site on the surface and reduce dissolved oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन ने रिड्यूस करना है। So 4H positive plus O2 plus 4 electron gives to water. इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, पॉजिटिव 1.23 वोल्ट है। सो ये आपका कैथोड हाफ हो गया, ये आपका एनोड हाफ हो गया। ओवरऑल सेल रिएक्शन दोनों को ऐड कर दीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 2Fe सॉलिड प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव इज 2Fe प्लस 2 वाटर। ई नॉट सेल जो है वो 1.67 वोल्ट है। अब आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जब Fe+2 बनता है, ये वाटर के साथ और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 स्टेट में, दैट इज Fe2O3। सो वी गेट 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव, और Fe2O3 X वाटर के साथ कंबाइन करके Fe2O3.X वाटर बनाता है। तो प्लीज इस बात को समझिए, ये रस्ट है, एंड रस्ट कोई स्टिकी सब्सटेंस नहीं है। जहाँ पे ये लगा है, राइट, वहाँ पे ये इट जनरली पील्स ऑफ एट द सरफेस वेयर इट इज फॉर्म, वो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाता है। तभी आप यहाँ पे जो सरफेस की रफनेस है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया है कि कोरोजन क्या है, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एंड वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रॉपर थ्योरी रस्टिंग ऑफ आयरन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं उसके आगे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम कोरोजन से या रस्टिंग से प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, कौन कौन से फैक्टर रस्टिंग को प्रमोट करते हैं, राइट। पहली बात, नेचर ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो मेटल जितनी ज़्यादा एक्टिव है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है, और सिंपल एज दैट, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगी, उतनी जल्दी वो कोरोड करेगी, ठीक है।
So reactivity means nature of the metal is a major role, is a major part for deciding whether that will show rusting or not. Is it clear? तो जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेस एक्टिव मेटल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लेटिनम गोल्ड का बहुत ही कम है, राइट, नेगेटिव है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो रस्ट नहीं करती या करोड नहीं करती। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। यस, हम जनरली ये पढ़ते हैं कि इम्प्योरिटी के होने से जो रस्टिंग है वो बढ़ती है। ओके, ये बेसिकली +2 लेवल तक तो ठीक है कि इम्प्योरिटी से रस्टिंग याद करने के लिए तो ठीक है, बट समझने के लिए थोड़ा आपको हायर लेवल पे सोचना होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझनी होगी। जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मींस एक्टिव मेटल है। इसीलिए अगर मैं जिंक को HCl में रखूं तो क्या होगा, इफ आई पुट जिंक इन HCl या सोर्स ऑफ H पॉजिटिव, तो जिंक विल ऑक्सीडाइज, ठीक है। एंड अगर हम उस जिंक के साथ कॉपर ग्रेन्यूल्स रख दें, राइट, अब क्या होगा, ऑक्सीडाइज जिंक कर रहा है। पहले क्या हुआ था, जिंक ऑक्सीडाइज किया, जिंक के ऑक्सीडाइज करने से हाइड्रोजन गैस बना, वो हाइड्रोजन गैस जो निकली है वो जिंक के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, थिन प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे जिंक ऑक्सीडाइज करना बंद कर जाता है, मींस जिंक की रस्टिंग रुक गई। पर अगर मैं साथ में कॉपर ग्रेन्यूल्स रखूं तो अब क्या होगा, जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी H पॉजिटिव के कारण, वो हाइड्रोजन कॉपर के पास चली जाएगी, जिससे जिंक के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन पाएगी, जिससे क्या होगा कि और फर्दर जिंक ऑक्सीडाइज हो। तो +2 लेवल तक इतना पढ़ लेना मैं नहीं समझता सफिशिएंट है, इसको थोड़ी डिटेल में आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। तो कई बार वो इम्प्योरिटी इसको इफेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसलिए इसको जनरलाइज किया गया है। देन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास मेटल है और वो अगर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आती तो रस्टिंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने शो किया था इलेक्ट्रोकेमिकल से, ये आयरन का पीस है, वो पॉइंट जहाँ पे ऑक्सीजन हम जो वाटर में डिसॉल्व कर रही है यहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि रिडक्शन में जो कैथोडिक पार्ट है उसमें क्या है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, H पॉजिटिव वाटर के कारण आ गया या कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आ गया, एंड यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखिए, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो रिडक्शन क्या होगी, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन, अगर वाटर ही नहीं होगा तो H पॉजिटिव कहां से आएगा, तो वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर मींस मॉइस्चर एंड एयर, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। एयर में सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सोर्स ऑफ H पॉजिटिव बनेगा। तो वाटर एंड एयर H पॉजिटिव एंड O2 का सोर्स बनते हैं, इसीलिए वो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। तो मेटल का सरफेस फ्री फ्रॉम वाटर और एयर जो है वो मिनिमम हो जाएगा कोरोजन के लिए, मींस वो कोरोड कम करेगा। देन स्ट्रेन्स इन मेटल्स, हमने घरों में देखा होगा, जो हमारी ग्रिल्स हैं घरों की, उसमें जो डिजाइनिंग बनी होती है, जितनी ज्यादा वो डिजाइनिंग मतलब बढ़िया होगी, राइट, उतनी मेटल स्ट्रेन में होगी, खिंचाव में होगी। तो उस जो खिंचाव वाला पार्ट है वहां मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाता है रिलेटिवली, तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा, तो वहां जंग, कोरोजन, रस्टिंग ज्यादा होगी। ओके, तो ये थे फैक्टर्स जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। अब प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग हम ब्रिजेस बनाते हैं, राइट, मेटल्स को मशीनरी में यूज किया जाता है, हैवी मशीनरी में यूज कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली अगर उसकी कोरोजन होती रहेगी तो मेटल का लॉस होगा और वो ब्रिजेस, मशीन्स की जो पावर है वो कम होती जाएगी, एंड डेफिनेटली वो उसकी लाइफ कम होगी एंड लॉस ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बेटर है कि ये तो मेटल की नेचर है, टेंडेंसी टू गो बैक इनटू इट्स ओर्स। तो अगर हम कोरोजन को प्रिवेंट करेंगे तो
डेफिनेटली जो लॉस है, टाइम का लॉस है, मनी का लॉस है, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है विच इज वेरी सिंपल, बैरियर प्रोटेक्शन। इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एंड यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। सो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ एंड इसको स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा। पहला बैरियर प्रोटेक्शन विच इज वेरी कॉमन। अगर हम मेटल के सरफेस को पेंट कर दें, जब पेंट कर दिया, राइट, प्रोटेक्टिव लेयर पेंट की बन गई, अब मेटल ऑक्सीजन एंड वाटर और H पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, इसीलिए मेटल की रस्टिंग जो है वो अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीजिंग ऑन द सरफेस। ये पहले इसको पॉइंट मान लीजिए, ऑयल लगा दिया, ऑयल वाटर रिपेलेंट है, वाटर और ऑयल जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉन पोलर ऑयल एंड वाटर पोलर होता है। तो जब ग्रीजिंग कर देंगे या ऑयलिंग कर देंगे तो वाटर का कॉन्टैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। देन बाय अप्लाइंग द फर्स्ट पॉइंट वाज बाय कोटिंग मेटल सरफेस विद पेंट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद फॉस्फेट्स और अदर केमिकल्स। ये जनरली वहाँ यूज किया जाता है, यहाँ मशीनरी या गाड़ियों के नीचे, जो हमारी गाड़ियों के नीचे वाला पार्ट है, इंजन पार्ट है या रेडिएटर है, वो जनरली वहाँ पे हम ना एल्कलाइन फॉस्फेट की कवरिंग करते हैं। सो बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद फॉस्फेट और अदर केमिकल लाइक क्रोमेट्स हैं, उसकी भी एल्कलाइन क्रोमेट्स की हम कवरिंग करते हैं। उससे क्या होता है, वो एक जो जैसे फॉस्फेट है वो आयरन के साथ रेड करके आयरन फॉस्फेट का लेयर बना देता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और वो उसके ऊपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो किसी भी तरह से अब H पॉजिटिव या वाटर के कांटेक्ट में वो पार्ट नहीं आ पाता, तो वी कैन अवॉइड रस्टिंग। सो बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद फॉस्फेट और अदर केमिकल्स which give a tough adherent means जुड़ी हुई, insoluble film which does not allow air and moisture to come in contact with iron surface. Is that clear? Very useful point. इसी तरह अगर मेटल के सरफेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से एल्यूमिनियम, निकल या क्रोमियम, 3 एलिमेंट्स बताएं, ऑब्जेक्टिव हम के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम, निकल एंड क्रोमियम, सिर्फ कोट कर देते हैं, तब भी वो क्या होगा, वो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। रीजन बीइंग एल्यूमिनियम, ये बातें देखिए हम पढ़ते हैं, पढ़ के पेपर में लिख देना और नंबर ले लेना, ये कोई एजुकेशन नहीं होती है। एजुकेशन साइंस का बेसिकली मतलब जो बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट का मतलब जो आपने पढ़ा है वो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या उसको आपने लाइफ में इसिमुलेट कर लिया है, उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। सो दैट इज व्हाई वी से जो साइंस है उसके लिए मतलब आपको प्रॉपर जो पढ़ा है उसका एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आना चाहिए, ताकि आपको वो याद ना रखना पड़े। जब उसको अपनी लाइफ में ढालेंगे तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे अभी मैंने बोला मेटल के सरफेस को एल्यूमिनियम या निकल या क्रोमियम, अभी तीनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो याद करना तो अलग बात हो गई, पर इनसे रस्टिंग कैसे अवॉइड होगी, क्योंकि ये मेटल एकदम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, ठीक है, निकल का ऑक्साइड और क्रोमियम, हम जनरली क्रोम प्लेटिंग करते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है आयरन के ऊपर, इसके कारण आयरन की फर्दर रस्टिंग नहीं हो पाती है। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस करना। तो बेसिकली ये हम बात समझते भी हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग सरफेस ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक अगेन रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो वो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। जब वो ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर की प्रेजेंस में वो बेसिक कार्बोनेट्स बना लेगा, बेसिक जिंक कार्बोनेट बना लेगा, दैट इज जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, जो आयरन की लस्टर को खत्म कर देगी। सो a protective layer of basic zinc carbonate dot zinc hydroxide is formed when zinc comes in contact with carbon dioxide, oxygen and water. Galvanized sheet lose their luster and tends to prevent iron from corrosion. ठीक है, तो जो galvanized sheet है
उसकी लस्टर खत्म हो चुकी है और वो आयरन को जो शीट बन गई है बेसिक जिंक कार्बोनेट के ऊपर, आयरन के ऊपर, वो आयरन को फर्दर कोरोड नहीं होने देती। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव्स अब देखिए जो जनरली कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, मेरे ये 21st लेक्चर है एंड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक मैंने सारे बेसिक्स इतने आराम से कवर किए हैं। अगर इनको आप सुन लेते हैं तो डेफिनेटली जो नीट और जेई मेंस के ऑब्जेक्टिव्स हम हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यूटिलाइज दीज लेक्चर्स। अब यहां से ऑब्जेक्टिव सम आता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अंडर सॉइल पाइप्स हैं और लोहे की पाइप्स हैं, अगर उसमें को तो रस्ट लग जाएगा। क्यों? वो पाइप्स नीचे धरती में पानी के कांटेक्ट में आएंगी, H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, मिनरल्स के कांटेक्ट में आएंगी, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट, वो भी ये वाला पॉइंट था, शायद मैंने बोला नहीं है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी रस्टिंग को और कोरोजन को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो अब उन जो अंडर सॉइल पाइप्स हैं जो H पॉजिटिव के कांटेक्ट में है, मिनरल्स के कांटेक्ट में, इलेक्ट्रोलाइट्स के कांटेक्ट में, तो उनके रस्टिंग के चांसेस बढ़ेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पाइप्स को हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अटैच कर देते हैं या किसी वायर के थ्रू उसको जोड़ देते हैं। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है, ये मैग्नीशियम मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अबाउट 1.66 वोल्ट है। ये यहाँ पे आयरन की पाइप दिखाई गई है, दिस इज मॉइस्ट सॉइल आयंस प्रेजेंट सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट, सो इलेक्ट्रोलाइट प्रमोट्स कोरूशन, ओके। तो बेसिकली क्या होना था, आयरन ने ऑक्सीडाइज होना था, और अगर ये ना होता, आयरन ने ऑक्सीडाइज होना था, राइट। अब ऑक्सीडाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके उसने वाटर बनाना था, राइट। जब वाटर बनना शुरू हो गया, सेल बन गया, ये एनोड बन गया आयरन, ये कैथोड बन गया, तो सेल रिएक्शन शुरू हो गया, रस्टिंग शुरू हो गया। पर अब क्या किया, मैग्नीशियम के साथ ज्वाइन कर दिया थ्रू दिस वायर। अब क्या होगा, अगर आयरन लूज भी करता है इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम उसी समय उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब अल्टीमेटली आयरन से आयन नहीं बन रहा है, ओके। अब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए ये जो मैग्नीशियम है ये एज एनोड बिहेव करना शुरू कर दिया। एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होती है, राइट। आप मैग्नीशियम, आप एल्यूमिनियम और जिंक कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहां मैंने ऑब्जेक्टिव सम के लिए मेंशन कर दिया। तो अब जो आयरन पाइप है वो एज कैथोड बिहेव करेगी, इसीलिए इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ये एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो अवॉइड हो रही है, बिकॉज कैथोड पे रिडक्शन होती है। देखिए ना, आयरन से आयरन आयन बना है, तो इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयरन आयन, तो इसीलिए इसको कैथोड का नाम दिया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ओके। देन कम्स यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ये कुछ हिस्सा मैंने पहले बैरियर प्रोटेक्शन में भी मेंशन किया है। ये एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स होते हैं। ये जो एल्केलाइनिटी है ये H पॉजिटिव को खत्म करती है, मिनिमाइज करती है। आप समझ सकते हैं कि H पॉजिटिव के होने से कोरोजन बढ़ती है। जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू वाटर, जो रिडक्शन हाफ बनता है, उतनी जल्दी वो रिएक्शन होगा। इट मीन्स अगर हम आपसे पूछें कि pH बढ़ा दें तो कोरोजन बढ़ेगी या कम होगी, तो pH बढ़ाने का मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कम करना। जितनी pH हाई होगी H पॉजिटिव उतनी कम होगी, तो जितनी H पॉजिटिव कम होगी ऑब्वियसली उसकी जो कैथोडिक रिएक्शन है उतनी कम होगी एंड कोरोजन कम हो जाएगी, ओके। एंड हम ये भी देखते हैं कि फॉरेन में या जहाँ पे सब वेदर कंडीशंस है, टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, ठीक है, तो हम वहाँ डी आइसिंग के लिए क्या करते हैं, डी आइसिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट स्प्रिंकल करते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट तो वो प्रमोट करता है कोरोजन को, एक्सेलरेट करता है,
तो इसीलिए वहां पे गाड़ियों को, मशीनरी को जंग लगने का चांस, रस्टिंग का चांस ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वहां पे सेलाइन वाटर हो गया. सो रिमेंबर, इफ वाटर इज सेलाइन दैट विल डेफिनेटली प्रमोट रस्टिंग. सो एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट H पॉजिटिव को खत्म करते हैं एंड मोर ओवर वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं आयरन के ऊपर एल्केलाइन फॉस्फेट की. और एल्केलाइन फॉस्फेट जो है वो आयरन के साथ भी कंबाइन करके आयरन फॉस्फेट की लेयर बनाता है, जिसके कारण रस्टिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है. एंड दिस वाज माय लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन. तो आप अब इजीली रस्टिंग क्या है वो समझ चुके हैं. रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जांपल है, वो समझ चुके हैं. कौन कौन से फैक्टर रस्टिंग को प्रमोट करते हैं वो समझ चुके हैं. और कौन से फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के साथ और किस चीजों के साथ हम रस्टिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेना. ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है. आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, बट ज्यादा बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर सके वो उसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है.